नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। कल हमने आपको भिवानी विधानसभा का विश्लेषण बताया था। आज हम आपको बवानीखेड़ा विधानसभा के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं और किस प्रकार की स्थिति जो है वहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बवानीखेड़ा का प्रॉपर तरीके से एक मैप जो है वो निकाल करके लाए हैं हम सबके बीच में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे बवानीखेड़ा विधानसभा को लेकर के? आपने भिवानी विधानसभा के बारे में जानकारी दी थी और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है और काफ़ी जो है कमेंट्स भी मिल रहे हैं और फ़ोन भी बहुत सारे मिल रहे हैं। बवानीखेड़ा विधानसभा के बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार के मुद्दे वहाँ पर हैं और किस प्रकार का जो चुनावी सिनेरियो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बवानीखेड़ा हिसार पार्लियामेंट का एक विधानसभा है भिवानी ज़िले में, और ग्रामीण हलका कह सकते हैं इसको हम। रिजर्व हलका भी है और ग्रामीण हलका भी है। अभी वैसे तो प्रारंभिक दौर है, क्योंकि अभी तो कल नाम विड्रॉ होने हैं, उसके बाद जाके एक हफ्ते बाद चुनाव का टेम्पो पता चलेगा। हाँ, विड्रॉल से पहले जो स्थिति है वो क्या है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं ज़रूर। बवानीखेड़ा कई मामलों में बड़ा अद्भुत सा हलका है। किसी समय यहाँ दो आदमी, दो नेता विकल्प, एक दूसरे के विकल्प के रूप में उभरते रहे, जो जगन्नाथ और जो अमर सिंह। एक चुनाव में जो जगन्नाथ जीत जाते थे, एक में जो है अमर सिंह जीत जाते थे, और ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला। फिर 1996 में विकास पार्टी का से रामकिशन फौजी यहाँ से चुनाव जीते, और सन 2000 में फिर रामकिशन फौजी जीते। रामकिशन फौजी उस टाइम महज 2 विधायकों में से एक थे जब जो हरियाणा विकास पार्टी ने जीते, जो बंसीलाल और रामकिशन फौजी। एक दौर था उनका। बिल्कुल। फिर रामकिशन फौजी यहाँ से जीते 2004 में। उसके बाद स्थिति, यहाँ परिस्थितियाँ कुछ कुछ बदलने लगी, हालात कुछ कुछ बदलने लगे। 2009 में भी शायद रामकिशन फौजी ही बने थे जी, ऐसी जी। तो 2014 में जब हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ तो रामकिशन फौजी यहाँ से हार गए, और 2019 में भी फिर रामकिशन फौजी ही कैंडिडेट बने, वो फिर हार गए। और अब की बार तो आपके बवानीखेड़ा में लगभग 70 से ज़्यादा उम्मीदवार कांग्रेस के थे, जबकि भाजपा के टिकट मांगने वालों की सूची ज़्यादा लंबी नहीं थी। आधा दर्जन लोग लाइन में थे। यहाँ पार्टी के जो सिटिंग एमएलए थे वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी थे, विशंबर वाल्मीकि, परंतु विशंबर वाल्मीकि का टिकट काट दिया गया, और बड़े अप्रत्याशित तौर पर पार्टी ने कपूर सिंह वाल्मीकि को अपना कैंडिडेट बनाया, जो कहीं लाइमलाइट में भी नहीं थे। वैसे ऐसा लग रहा था सर शुरू में कि विशंबर वाल्मीकि जी जो कि मंत्री हैं और उनकी टिकट जो है वो कट जाएगी। लोगों ने हालांकि ये सोचा भी नहीं था कि एकदम से बीजेपी ने जो झटका दिया उन्हें। हालांकि एक्चुअली दीपक जी, विशंबर वाल्मीकि जी को लेकर कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी उनसे सेटिस्फाइड कम थे। टिकट कटने से पहले वो मनोहर लाल जी से कहते हैं मिलने भी गए थे, तो मनोहर लाल जी उनसे मिले ही नहीं थे, उनकी कोठी के बाहर खड़े होकर आ गए थे। सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी का था उसमें ये तो तय था कि अब की बार विशंबर वाल्मीकि को अगर खड़ा किया तो पार्टी को दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, पार्टी को कोई ये नहीं था भी फला आदमी को खड़ा करें, हम फला को नहीं खड़ा करें, उनके पास कोई लंबी सूची नहीं थी। तभी अप्रत्याशित नाम आ गया। एक जिस प्रकार से कहा जाता है कि सर्वे पर कितना आप जो है विश्वास कर सकते हैं सर? क्योंकि सर्वे पार्टियां जो है वो करवाती हैं एजेंसियों के थ्रू, तो क्या लगता है सर आपको? क्योंकि अभी तो ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया
पहले क्या सर्वे के आधार पर ही टिकटें देती थी या फिर लॉयल्टी के हिसाब से टिकटें जो है वो मिला करती थी? 5 साल पहले की अगर बात की जाए। पहले सर्वे नहीं था, 5 साल से तो थोड़ा वो सर्वे शुरू हो गया, उससे पहले सर्वे नहीं था। ज़्यादा एक जनरल सा सीआईडी से सूचना ले ली जाती थी, या पार्टी एक दूसरे के कईयों के आका होते थे पार्टियों में, वो उनको टिकट दिलवा देते थे। भाई भतीजावाद था वो, खैर सर्वे के कारण भाई भतीजावाद पे रोक लगी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। तो वो बड़ा सोच समझ के दोनों पार्टियां टिकटें देती हैं। अब कांग्रेस के लिए भी आप देखो ना, 72 आदमियों में से आपने एक छांटना था, और वो भी भाजपा कांग्रेस उसके लिए भी नहीं छांट पाई, उन 72 के 72 को रिजेक्ट कर दिया गया। उन लोगों ने तो पार्टी फंड में फीस भी जमा कराई, जिस प्रकार से ये कहा गया था कि पार्टी की फीस होगी वो जमा करानी पड़ेगी बायोडाटा के साथ, और इस आदमी ने तो अपना कोई बायोडाटा भी नहीं दिया, ना कोई फीस जमा कराई, और एक ऐसा नाम जो है वो आ गया, प्रदीप नरवाल। क्या मानते हो आप इस तरह से जो 72 लोगों ने फॉर्म भरे, विश्वास जो है, क्या पार्टी को 72 में से किसी पर विश्वास नहीं था? क्या लगता है सर आपको? देखो, नाम तो इसलिए भी ज़्यादा आए कि जो एससी सीटें हैं वहाँ पर 5000 फीस थी, कई अरे गैरों ने भी फार्म भर दिए जस्ट शौक में। परंतु भारत कांग्रेस एक चीज़ कमी महसूस कर रही थी पार्टी में कि जाट लीडरशिप में उनके पास भूपेंद्र हुड्डा एक मजबूत नेता है उनके पास। गैर जाट के नाम पे कुमारी शैलजा चाहे हाईकमान के बहुत नज़दीक हैं, सांसद भी हैं, उनका कद भी बड़ा है, परंतु वो जनता के अंदर ज़्यादा पकड़ नहीं बना पाई। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस हाईकमान इस मुद्दे पे विचार कर रहा था कि किसी तेज तर्रार नेता को हरियाणा में गैर जाट के रूप में भी भेजा जाए, ताकि जाट और गैर जाट का कम्बिनेशन बना रहे, और ख़ास तौर पे जो आपके अनुसूचित जाति के अंदर चमार जो भाजपा कांग्रेस को निरंतर वोट दे रहा है, तो उस कम्युनिटी से किसी को उतारा जाए मैदान में। तो ये जो प्रदीप नरवाल हैं, ये पार्टी में सेक्रेटरी हैं और एक युवा चेहरा हैं, और पार्टी का काम यूपी में सह प्रभारी के रूप में भी देखते हैं, और जेएनयू से पढ़े हुए हैं। तो पार्टी ने बड़ी, राहुल गांधी अब अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, उनको पता है कि आने वाले टाइम में अपनी टीम को मजबूत किया जाए। तो दीपेंद्र हुड्डा एक जाट चेहरे के रूप में आ गए हैं उनके पास। तो एक गैर जाट चेहरे की जो कमी कांग्रेस महसूस करती है, आज भी कांग्रेस के पास कोई गैर जाट मजबूत नेता नहीं है हरियाणा में। जैसे भाजपा प्योरली गेम ही गैर जाट पे खेलती है। तो मेरे को ये लगता है कि बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप नरवाल को यहाँ पे उतारा है, ताकि एक यंग ब्लड को लाया जाए। और आप देखो, प्रदीप नरवाल आया है, आए अभी उसने जुमा 3 दिन हुए हैं, और कल उसने फार्म भरा था, और परसों, और कल वो पहली बार तालू धनाना जो जाट बेल्ट है बौनीखेड़ा की, उसमें कैंपेन के लिए गया था। लोग रात को लेट तक उसको सुनते रहे, और उसको उसके सुनने का, उससे हाथ मिलाने का, मिलने, युवाओं में बड़ा क्रेज़ था। उनकी टीम में अधिकतर युवा जो है वो देखे जा रहे हैं, लगातार युवा जो है वो उनकी कैंपेनिंग में भी लगे हुए हैं। और एक चीज़ और भी है सर, जो डिजिटलाइजेशन है उसका काफ़ी फ़ायदा जो है वो उनको मिल रहा है। जिस प्रकार से आप देखो, जैसे वहाँ पर का जो चुनाव की कैंपेनिंग है वो प्रॉपर तरीके सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब हर सेकंड की रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जा रही है। वही बात है ना, एक आदमी जेएनयू से पढ़ के आया जो इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और फिर उसके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बहुत लड़के आए हुए हैं, और उसने जिस प्रकार से एंट्री करी है, हाईकमान का भी उस पर हाथ है, और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा की जिम्मेवारी भी लगाई गई है कि देखो, हुड्डा भी इस चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि गैर जाट कोई मजबूत नेता हरियाणा में नहीं है, क्योंकि वो अगर गैर जाट मजबूत नेता होता है तो वो हुड्डा को भी फ़ायदा देता है। बिल्कुल। अब नरवाल जहाँ हाईकमान की पसंद है, वहीं वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मान के आगे चल रहा है, और इसका उसको बेनिफिट भी मिल रहा है। और एक कतार सी लगी है युवाओं की भी, उसके आज कैसे हम समर्थन देने वालों की। अब जहाँ तक भाजपा से
कपूर वाल्मीकि का प्रश्न है, नए कैंडिडेट हैं, मतलब कि नगर परिषद तक तो ठीक है, विधायक के तौर पर उनका पहला चुनाव है और वो भाजपा में भी मेरे ख्याल अभी पीछे शामिल हुए थे। तो उनको भी अभी नए कैंडिडेट हैं, पार्टी का जो पुराना कैडर है उसका कितना समर्थन मिलता है इस पर भी डिबेट करता है। और जो आउटगोइंग एमएलए हैं विशंबर वाल्मीकि, वो कितना उसको समर्थन करते हैं। इसके अलावा वो वहाँ पर कितना लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं। अभी देखो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो कल नामांकन वापस लेने की है, आने वाले एक हफ्ते के अंदर इसकी धारा सेट हो जाएगी। सर यही चीज़ जो ना कांग्रेस में भी यही चीज़ सेट बैठ रही है, क्योंकि वो भी नए कैंडिडेट हैं। रामकिशन फौजी जी लगातार जो है कांग्रेस के यहाँ पर जो है उम्मीदवार बन करके आते थे। अब की बार रामकिशन फौजी जी का टिकट जो है वो काट दिया गया। सतबीर रतेरा जी भी लगातार टिकट की लाइन में थे, उनका भी जो है टिकट काटा। अब दोनों ने ही निर्दलीय के तौर पर फॉर्म भर दिया और लगातार लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं वो अपनी। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है, क्या सूत्र जो है वो कहते हैं? क्योंकि रामकिशन फौजी जी और लगातार सतबीर रतेरा जी अगर यूं ही, क्योंकि कांग्रेस का वोट है, तो जब इस तरह से तीन तीन चेहरे, क्योंकि एक तो कांग्रेस की तरफ से चेहरा है ही और दो चेहरे जो कि कांग्रेस के पहले चेहरे थे। अब हालांकि उन्होंने पार्टी रामकिशन फौजी ने एक बार कहा था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन अगले दिन उस बात से इनकार भी कर दिया कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। दीपक जी, इस चीज़ की भी चर्चा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रामकिशन फौजी को रामकिशन फौजी भूपेंद्र हुड्डा के ख़ास है, क्योंकि यहाँ तक कि वो पिछले दिनों किरण चौधरी जी को भी किनारा कर गए थे भूपेंद्र हुड्डा जी के कारण। जी जी। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनकी टिकट के प्रयास भी किए हैं कहते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा ने और दीपेंद्र सिंह ने उन्हें मनाने का प्रयास भी किया है और बताया जाता है सूत्रों के अनुसार कहीं ना कहीं उनकी रजामंदी आपस में बन रही है। बातचीत सिरे और चल सकती है मतलब। एक जो कल पंचायत थी उसमें रामकिशन के जो तेवर थे कुछ कम उग्र कम हुए हैं अब। और रामकिशन फौजी की ने जो वहाँ पंचायत ने 21 मेंबर की कमेटी बनाई, उसने कहा है कि हम भूपेंद्र हुड्डा से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। भाई उन्होंने प्रदीप नरवाल पे आरोप लगाए भाई ये बाहरी है और इसने हमें धमकाया है। ये देखो कहने की बातें होती हैं, ये एक तरीका होता है कि जब आदमी समझौते की लाइन पे जा रहा होता है। तो मेरे को लगता है कि रामकिशन और फौजी कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि रामकिशन फौजी ने कल ये भी कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। जी जी। तो वो देखो कांग्रेस का आज माहौल अच्छा है, रामकिशन फौजी नहीं चाहेंगे कि भाई मैं पार्टी को छोड़ूं ऐसे मौके पे। और फिर वो व्यक्ति है रामकिशन जिसका भूपेंद्र हुड्डा नज़दीकी भी है, हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा ने अंदर खाते उनको कोई आश्वासन भी दिया। देखो ना, जिस समय वो बंसीलाल जी के नाम से जो है जीतते आए हैं रामकिशन फौजी जी, फिर किरण चौधरी जी के जो है नज़दीक रहे हैं, बाद में उन्होंने किरण चौधरी जी को भी छोड़ दिया था, लोहे लोगे थे वो भूपेंद्र हुड्डा जी के। हाँ, तो यही बात आ रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो उनसे बातचीत करी है, सुनने में आया है, तो वो कहीं ना कहीं रामकिशन फौजी उनकी उससे सेटिस्फाइड लगते हैं। और अब कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, कल नामांकन वापस लेने का कल आखिरी दिन है जी। तो कल देखते हैं कि रामकिशन फौजी का अगला क्या कदम रहता है। अगर रामकिशन फौजी का वापस लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पे इसका फ़ायदा प्रदीप नरवाल को होने वाला है। मतलब एक अच्छा चुनाव जो है वो बवानीखेड़ा विधानसभा में देखने को मिलेगा। हालांकि निर्दलियों ने भी लगातार जो फॉर्म भरे हैं, सतबीर रतेरा जी अब भी जैसे हैं। सतबीर रतेरा हैं, सतबीर रतेरा अभी इस मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि मेरे को युवाओं का, महिलाओं का अच्छा समर्थन है। अच्छे नेता तो हैं वो, इस मजबूत नेता हैं, परंतु देखो एक पार्टी में रह के चुनाव लड़ना और एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने में बहुत अंतर है। हाँ, सारी तैयारी एक तो और पार्टी बवानीखेड़ा इस तरह का हल्का है, बड़ा लंबा हल्का है, कहाँ तो जमालपुर और कहाँ फिर जाके आपका पालवास और खरक कलिंगा, बहुत लंबा तो एरिया है। आसान नहीं है चुनाव इंडिपेंडेंट के लिए। तो कितना लड़ पाएंगे रतेरा ये तो समय बताएगा। और हाँ, इतना ज़रूर है कि आने वाले टाइम के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को यहाँ पसीना बहाना पड़ेगा। और कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की भी टिकट है वो भी एक तरह से सीधी ऊपर से ही आई है। जी जी जी। कपूर वाल्मीकि
को भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है, और मनोहर लाल जी के कुछ नज़दीकी लोगों ने कपूर वाल्मीकि को मनोहर लाल जी से मिलवाया, और उस क्योंकि कपूर वाल्मीकि कहीं लाइन में नहीं थे और अब अचानक टिकट मिल गया। वो भी एक हाईकमान, भाजपा हाईकमान से आए हैं, और प्रदीप नरवाल भी हाईकमान से आए हैं। तो आने वाले टाइम में हाईकमान से हाईकमान टकराएगा, मुकाबला बनेगा। एक चीज़ सर, मेरे को एक चीज़ और जो है ना वो दिमाग में आई है। कपूर वाल्मीकि जी बवानी खेड़ा के रहने वाले, विशंबर वाल्मीकि जी खरक के। खरक गांव का काफ़ी सहयोग जो है वो हमेशा रहा है बीजेपी के साथ। लगातार वो जो है वोटर वाल्मीकि जी को देते रहे। विशंबर वाल्मीकि जी एमएलए बनते हैं तो लगातार उस एरिया में उनके बहुत ज़्यादा वोट जो है वो निकलते थे। अब की बार क्या लगता है सर, क्योंकि विशंबर वाल्मीकि जी ने भी लगातार पंचायत वहाँ पे की थी, वो भी एक दिन जो है वो भी भावनात्मक रूप से जो है उनके भी आंसू निकल गए थे, गांव के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। क्या लगता है आपको, क्या वो पार्टी में रह करके हालांकि क्या मदद कर पाएंगे कपूर वाल्मीकि? क्योंकि अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि वो, अभी तक तो ये लग रहा है कि विशंबर वाल्मीकि से जुड़े लोग ज़्यादातर प्रदीप नरवाल की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। हाँ, हो बीजेपी सकता है, को। परंतु देखो भाजपा इस बात पे वॉच कर रही है और रिपोर्ट ले रही है, तो वो आने वाले टाइम में विशंबर वाल्मीकि पे भी दबाव आएगा, भाई आप अपने वर्कर्स को कपूर वाल्मीकि के साथ जोड़ो। परंतु जो एक ओवरऑल सिनेरियो है ना हरियाणा में इस समय, जो परसेप्शन की बात आती है वो कांग्रेस को सूट कर रहा है। उस परसेप्शन के कारण कांग्रेस का वर्कर तो बहुत ज़्यादा हौसले में आ गया, और भाजपा का वर्कर पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन गया हौसले में। इसलिए आप ये देखो कई सीटों पर कांग्रेस का वर्कर तो बहुत मजबूती से लगा हुआ है, और भाजपा का वर्कर मार्केट में कम दिखाई दे रहा है। मतलब मेहनत की, जबकि हाईकमान बहुत सीरियस है, बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, कहीं कोई केंद्रीय मंत्री आ रहा है, कहीं कोई केंद्रीय मंत्री आ रहा है, परंतु धरातल पर भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो जिसका खामियाजा भाजपा को लोकसभा में भुगतना पड़ा, कहीं पन्ना प्रमुख दिखाई नहीं दिए, कहीं अब आरएसएस ने काम शुरू किया है। जी। वो बुला के सारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, पन्ना प्रमुखों को मतलब कि बूथ के जो इंचार्ज हैं उनको मोबिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास तो बहुत है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि उनमें ज़्यादा एनर्जी पैदा हो पा रही है। मतलब दोनों ही पार्टियों के नेताओं को मिलकर के कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी, लोगों के दिलों में राज करना पड़ेगा, तब जा कर के ही चुनाव। देखो इस चुनाव में शुरुआती, चाहे हम कितना भी प्रदीप नरवाल को बाहरी कैंडिडेट बताएं, पर शुरुआती रुझान जो हैं, जो जिस प्रकार से उन्हें 2 दिन में समर्थन मिला है, तो प्रदीप नरवाल के समर्थकों के हौसले काफ़ी बढ़े हुए हैं, बुलंद है। हाँ, अगर आने वाले टाइम में उन्हें तो अपने इस टेम्पो को बरकरार रखना होगा, और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से अपना टेम्पो खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से बवानीखेड़ा के बारे में आज हमने आपको जानकारी दी कि उस विधानसभा के अंदर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी जो खबर है, हमारी जो सूचनाएं हैं आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि हमें भी उत्साह मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नए विधानसभा क्षेत्र के लिए। नमस्कार।